नमस्कार, मैं रोहित सर अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा परागण, जिसे इंग्लिश में हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। यह टॉपिक कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमने स्टार के रूप में दे दिया है। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। चलिए, पिछली क्लास में पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे, एक पुष्प की संरचना बनाए थे, जिसमें हमने पुष्प के कई भागों का नाम बताया था। चलिए एक बार फिर से हम इसका नामकरण करते हैं। ये ऊपर का जो होता है ये नर भाग है, जिसे हम लोग पराग कोश कहते हैं। ये जो बगल बगल से निकला है ये भैया पराग कोश है, और यह है नर भाग है, जिसे हम लोग पुमंग कहते थे। ये सबसे ऊपर पराग कोश होता है, जिसके अंदर पराग कण भरे होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण भरे होते हैं। और ये जो होता है ये पूतंतु होता है, और इसी भाग को हम लोग क्या कहे थे? पुमंग कहे थे। क्या कहे थे? पुमंग। फिर इसके बाद बात करते हैं, इसका जो मादा भाग है ये बीच वाला है, ये बीच वाला, जिससे हम लोग सबसे ऊपर भाग को वर्तिकाग्र के नाम दिया था, वर्तिकाग्र। और ये बीच वाला भाग जिसका नाम हम लोग वर्तिका रखे थे। क्या नाम है? वर्तिका। और इसे क्या कहा जाता है? अंडाशय। और इसी तीन भाग का नाम क्या है? जायांग। क्या है? जायांग। या फिर इसे हम लोग स्त्री केसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। इसको हम लोग पुंकेसर भी कह सकते हैं, पुंकेसर। तो बात होती है कि परागण, परागण किसे कहते हैं? तो सरल भाषा में पहले समझ लीजिए कि यह पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। चलिए, अच्छा, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट कुछ बता दें कि सबसे बड़ा पुष्प जो होता है उसका नाम होता है रेफ्लेक्सिया। सबसे बड़े पुष्प का नाम क्या है? रेफ्लेक्सिया, जिसमें परागण किसके द्वारा होता है? हाथी के द्वारा। सबसे बड़ा पुष्प का नाम है रेफ्लेक्सिया, जिसमें परागण हाथी के द्वारा होता है, और यह 40 किलो का होता है। कितने किलो का होता है? 40 किलो का होता है। और सबसे छोटा पुष्प है गोल्फिया, और इसमें परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। सबसे बड़े पुष्प का नाम रिफ्लेक्सिया है, जिसमें परागण हाथी के द्वारा होता है, और इस पुष्प का वजन 40 किलो होता है। सबसे छोटे पुष्प का नाम गोल्फिया है, और इसमें परागण कीट के द्वारा होता है। सबसे अधिक जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है। अभी हम आप लोगों को डिटेल बताएंगे। और सबसे अधिक परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। लेकिन फूल में सबसे अधिक परागण किसके द्वारा होता है? भौरों में होता है। फूलों में सबसे अधिक परागण किसके द्वारा होता है? भौरों के द्वारा। यह 4 तथ्य आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सबसे बड़े पुष्प का नाम रिफ्लेक्सिया, सबसे छोटे का गोल्फिया, सबसे अधिक परागण कीटों द्वारा, और फूलों में सबसे अधिक परागण भौरों के द्वारा होता है। चलिए, आप लोग क्या बताए हैं कि पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। तो हम आप लोगों को डिफिनीशन इसका भी बता दे रहे हैं। परागण सरल भाषा से कैसे बताएंगे आप लोग कि पराग कोश से पराग कण निकल कर वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। क्या बताएं कि पराग कोश से पराग कण निकल कर, पराग कोश से पराग कण निकल कर वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। या अथवा कर दीजिए, जैसे ये न समझ में आए तो यहीं पे अथवा कर दीजिए। एक और परिभाषा क्या बताएंगे
कि पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। मतलब कि पराग कोश निकलकर या तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएगा या इसी जाति के, जैसे कि यहाँ पे कोई दूसरा पुष्प है, इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। क्या लिखेंगे आप लोग? पराग कोश से पराग कण निकलकर, पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर जाना ही परागण कहलाता है। जाना ही परागण कहलाता है। समझ में आया? कहने का क्या अर्थ है कि यही पराग कण निकलकर इस वर्तिकाग्र पर जाता है तो वही परागण कहलाता है, या इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पे जाता है, चाहे इस पे जाए चाहे इसी जाति के दूसरे पुष्प पर जाए, तो ये परागण कहलाता है। अब बात आती है कि जब यहाँ से यहाँ ये जाएगा तो किसी के माध्यम से जाएगा, किसी न किसी युक्ति के माध्यम से जाएगा, तो उसके लिए हम अभी बता रहे हैं। ये परागण समझ में आया? आप अगला हेडिंग क्या है कि परागण कितने प्रकार के होते? परागण के प्रकार, मतलब कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो परागण होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक स्वपरागण होता है जिससे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन, एंड सेकेंड परागण जिससे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। जितने लोग हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं वह यह वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं एकदम अच्छे ढंग से। स्वपरागण क्या होता है? देखिए, स्व का अर्थ होता है स्वयं। स्व का अर्थ क्या होता है? स्वयं। अब परागण का अर्थ अभी होता है कि पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना। देखिए, 2 शब्द से मिलकर बना। स्व मतलब स्वयं, अपने आप, इसमें किसी का आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया अपने आप होता है, स्वयं होता है। जैसे हवा चला वैसे भी हो सकता है, या फिर परागकण, ये देखिए ऊपर देख लीजिए, ये जो पराग कोश है, ये पराग को जब परिपक्व हो जाता है तो ये फूट जाता है। तो यहाँ से जब परागकण यहाँ पे गिरता है वर्तिकाग्र पर, तो भैया ये स्वयं गिरेगा। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण। तो परिभाषा क्या कहेंगे कि पराग कोश से परागकण निकलकर स्वयं वर्तिकाग्र पर जाना ही स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण कहलाता है। ये हो गया, मतलब कि यह है, इसमें किसी का आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं हो जाता है। तो अगला क्या है? परपरागण। क्या है? परपरागण। देखिए, परपरागण ही एक ऐसा परागण है जो पौधों में उनके जाति में किस्म का, जिससे कई वैरायटी होती है,
जो अच्छे नस्ल की होती हैं वह पर परागण के द्वारा ही अच्छे नस्लें आते हैं, क्योंकि जब यहाँ से परागकण दूसरे पौधे से किसी दूसरे पौधे में जाएगा तो इसका कुछ गुण और इसका गुण जब आपस में मिलेंगे तो जो नया संतान नया पुष्प बनेगा तो वह दोनों के गुण को लेगा, अर्थात कि बनने वाला जो पुष्प होगा बेहतर होगा, सुगंधित होगा, एकदम अच्छे क्वालिटी का होगा। और यह भी कह सकते हैं कि पर परागण जो होता है इसके माध्यम से पुष्प के जातियों में अच्छे नस्ल की उत्पत्ति भी होती है। पर परागण क्या होगा? देखिए, पर का अर्थ होता है दूसरे, पर का अर्थ क्या होता है? दूसरे, और परागण का अर्थ वही होता है जो ऊपर वाले बताए हैं। यहाँ देखिए, परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, मतलब कि ये दूसरे किसी माध्यम से जाएगा, इसमें किसी माध्यम का आवश्यकता होगी। क्या कहेंगे? परागकोश से परागकण निकलकर किसी माध्यम के द्वारा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना ही पर परागण कहलाता है। देखिए, पर का अर्थ होता है दूसरे, परागण का अर्थ होता है कि वर्तिकाग्र से ये परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर जाना, अर्थात परागकोश से परागकण निकलकर किसी माध्यम के, जिससे माध्यम क्या हो सकता है? किसी कीट के द्वारा भी जा सकता है। जैसे ऊपर देख लीजिए, यहाँ एक पुष्प है, यहाँ भी एक पुष्प है, तो इस पुष्प जो वर्तिकाग्र होता है, पुष्प जो ये ऊपर वाला वर्तिकाग्र होता है, यहाँ से जब परागकण निकलेगा तो यह या तो हवा के माध्यम से यहाँ आएगा, या किसी कीट के माध्यम से आएगा, या किसी भंवरे के माध्यम से आएगा, या जल के माध्यम से आएगा, या पक्षी के माध्यम से आएगा। मतलब किसी के माध्यम से पक्षी, अब जैसे कीट यहाँ बैठा है तो कीट के जो पाँव, वहाँ पैर होती है, तो कीट के जो पैर होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे रोवां होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, उस बाल पर ये परागकण चिपक जाते हैं। तो यह रस चूसने के लिए किसी दूसरे पुष्प पर जब जाता है तो उसके पैर में बजे परागकण ये वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। तो वर्तिकाग्र पे एक तरल पदार्थ होता है जो उसे चिपका लेता है, और यह फिर पुनः जाकर वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में जाकर ये निषेचन की क्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। और ये सब निषेचन वाला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। निषेचन जो है आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ये समझ में आया कि परागकोश से परागकण निकल के किसी माध्यम के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो यही पर परागण कहलाता है। अब पर परागण की जो ये विधियां होती हैं, मतलब कि यदि आपसे कोई पूछे कि पर परागण की विधियां मतलब कि पर परागण जो होता है ये कितनी विधि से होता है, या फिर ये भी पूछ सकता है युक्तियां, पर परागण की क्या युक्ति है, युक्तियां भी पूछ सकती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो पर परागण हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकण जा रहे हैं, वह किसके माध्यम से जाएंगे। तो हम आपको बता सकते हैं सरल भाषा में, पहला है जैविक युक्ति हो सकता है, जैविक युक्ति, और दूसरा का क्या कहेंगे? अजैविक युक्ति। जैविक युक्ति और अजैविक युक्ति नहीं समझ में आया तो ये जैविक को हम सजीव भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे? सजीव। और अजैविक को हम निर्जीव भी कह सकते हैं, मतलब कि ये सजीव के द्वारा भी जाता है और निर्जीव के द्वारा भी जाता है। अगर सजीव की बात करें कि ये सजीव के माध्यम से कौन है, किसके माध्यम से यह जाता है, तो जैविक की सबसे पहले बात करें तो जैविक जो होता है सबसे पहले हम इसमें पक्षी कहेंगे,
यह पक्षी के द्वारा परागण होता है। दूसरा का क्या कहेंगे हम जंतु कहेंगे, जंतु के द्वारा भी यह परागण होता है। और तीसरा का क्या कहेंगे हम कीट के द्वारा परागण होता है। पक्षी के द्वारा परागण को हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं ऑर्निथोफिली। पक्षी परागण को हम लोग क्या कहते हैं ऑर्निथोफिली। और जंतु परागण को क्या कहते हैं हम लोग जूफिली। जूफिली जंतु परागण को हम लोग क्या कहते हैं जूफिली। और कीट के परागण को हम लोग क्या कहते हैं एंटोमोनोफिली। एंटोमोनोफिली। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि एंटोमोनोफिली क्या है, तो आप कहेंगे कि यह कीट परागण है। और अजैविक में क्या कहेंगे जैसे जल के द्वारा परागण। दूसरा का क्या कहेंगे कि वायु के द्वारा परागण। जैसे जल वायु निर्जीव है जिसे हम अजैविक युक्ति कहते हैं या फिर निर्जीव युक्ति कहते हैं। ये सजीव है इसलिए इसे हम सजीव युक्ति कहते हैं। तो जल परागण जो होता है, तो जल परागण को हम कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं हाइड्रोफिली। यह जल परागण है। और वायु परागण को एनीमोफिली। एनीमोफिली इसे हम वायु परागण कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि परागण किसे कहते हैं। तो परागण को आप लोग एकदम सीधा सीधा बताएं कि पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र तक जाना, वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। या फिर पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, मतलब कि इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद जो स्वपरागण होता है वो क्या होता है, जब पराग कोश से पराग कण निकलकर स्वयं वर्तिकाग्र पर जाता है तो परागण कहलाता है। नहीं समझ में आया तो परीक्षा में तो इस स्वपरागण और परपर परागण हमेशा याद रखिएगा। तो स्व का मतलब होता है स्वयं, स्वयं होता है। और पर का होता है दूसरे, मतलब कि जब स्वयं जाता हो तो स्वपरागण और किसी के माध्यम से जाता हो तो वह पर परागण होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बता दें आप लोगों को, पॉइंट करके लिख लीजिए कि जो कमल होता है, कमल के पुष्प में किसके द्वारा परागण होता है। कमल के पुष्प में जो परागण होता है किसके द्वारा होता है। ये मत कहिए कि कमल जो होता है जल में होता है उसमें जल द्वारा परागण होता है, नहीं। जो कमल होता है उसमें जो परागण की क्रिया होती है वह कीट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है कीट द्वारा। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम पर परागण का मतलब बताएं। जैसे पर परागण जिसमें होता है, जिस पौधे में पर परागण होता है उसमें जो संतान होती है, जो जाति का निर्माण होता है वह अपने जनक जाति से काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी वैरायटी उसकी अच्छी होती है। जैसे पंडित लोग जब शादी कराते हैं तो वह दूर दूर तक रिश्ता देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब दूर दूर रिश्ता होगा तो अलग अलग क्वालिटी होगी, अलग अलग गुण होगा। उनसे जब संतान उत्पन्न होंगे तो एक अच्छे क्वालिटी का जो बच्चा होगा वो उत्पन्न होगा। नहीं तो एकदम से मिलता जुलता रहेगा, वही जनक वही उनके माता पिता रहेंगे, सेम वैसे ही लक्षण आएगा। जैसे कभी और टैलेंटेड आदमी हो, टैलेंटेड उनके जो गुण हो तो वह पर परागण दूसरे जगह से आएगा, जो उनके जो जीन होगा वो बदल जाएंगे और वह बच्चा एकदम टैलेंटेड होगा। धन्यवाद। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजा दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप लोगों के पास सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन चला जाए। और अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा निषेचन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निषेचन। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा निषेचन। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इंतज़ार करिएगा इस वीडियो तक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।